हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हमारा जो संवैधानिक विकास का क्रम जो चल रहा है, उसी में आज से हमने बात करने वाले थे संविधान के ऐतिहासिक विकास पे। तो और वो सभी चर्चाएं जो हम बाकी दो वीडियो में किए, उसी के आगे अब ये संविधान का हमारा चल रहा है क्लासेस। आप इसको देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने इस चैनल को ढेर सारा अपना प्यार दीजिए। और आपको जो भी चीज़ें इसमें दिक्कत हो, आप उसमें कमेंट बॉक्स में हमें बताएं और हम सुधार करने का और प्रयास करेंगे। और बाकी ये जो टॉपिक्स है बहुत महत्वपूर्ण है, हर एग्ज़ाम में इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और रही अगर कोई दिक्कत है किसी टॉपिक्स में, या अगर आप चाहें तो हम आपके लिए करंट की भी आप कमेंट्स में बताइएगा। हम आपके लिए करंट अफेयर की भी व्यवस्था कर रहे हैं कि करंट्स के जैसे जो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड टॉपिक हैं जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट हिट करेंगे, उसको भी कवर करने का हम प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए फिर आइए आप ये वीडियो देखिए आप आगे के। चलिए फिर देखिए, ठीक है, ओके। और बाकी कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ओपन है। चलिए फिर आगे के वीडियो देखिए। हम बात कर रहे थे कंपनी के अधीन भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास, जिसमें आज हमारी चर्चा होने वाली थी गवर्नर, गवर्नर जनरल, वायसराय, भारत के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल। ये सभी बहुत कंफ्यूजिंग लगता है आप लोगों को, जिसमें कि इतना कंफ्यूज होता है वो आपको एक एक चीज़ आज आपको क्लियर होगी। और आपको अब जब ये क्लास ख़त्म होगी तो आपको समझ में आएगा, आपको रिवीजन जिस तरीके से होगा दिमाग में आपके भर जाएगा। एक बार आप इसको रिवीजन करिएगा कल, तो बड़ा अच्छा आपको समझ में आएगा। और उसके बाद आप एग्ज़ाम में किसी भी एग्ज़ाम के क्वेश्चन को उठा लीजिएगा, आप सारे हल कर पाएंगे। तो देखिए, गवर्नर जनरल क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैं देशी रियासतों पे शासन कर रहा हूँ, देशी रियासतों के जो राजा है उनसे मान लीजिए मैं मिलने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं उनसे मिलने जाऊँगा तो मैं वायसराय कहलाऊँगा, ठीक। और जब मैं शासन करूँगा, जहाँ मैं जैसे मान लीजिए हूँ, मैं वहाँ शासन करूँगा तो गवर्नर जनरल कहलाऊँगा, ठीक। इसी तरह लगातार चलता रहा। सबसे पहले देखिए, गवर्नर जो आए थे वो क्लाइव साहब थे। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव थे जो गवर्नर जनरल थे। 1757 से 1760 और 1765 से 1767 तक आए थे। इन्हीं के समय में प्लासी का युद्ध भी हुआ था, ठीक। और 1765 में जो द्वैत शासन लगा था वो भी इन्हीं के समय में लगा था, ठीक। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। तो इस समय क्या हुआ, देखिए फिर हम लाइन से आगे बढ़ते हैं। देखिए 1600 का राजलेख आया, ठीक। उसमें क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई, ठीक। ईस्ट इंडिया कंपनी की 1600 में स्थापना की गई और महारानी एलिजाबेथ द्वारा 15 वर्षों तक व्यापार करने का अधिकार दे दिया गया कि जाइए 15 वर्षों तक आप व्यापार करिए अन्य देशों में घूम। तो इन्हें दिखा कि भारत बड़ा व्यापार, बड़ा बाजार के तौर पे है, और ये यहाँ व्यापार के उद्देश्य से आए थे जहांगीर के दरबार में। इन्होंने कि हमें व्यापार की इजाज़त दे दी जाए, इन्हें इजाज़त मिली। तो 1726 का जो राजलेख आया उसमें क्या हुआ, कोलकाता, मुंबई और मद्रास के राज्यपाल तथा उनकी परिषदों को विधि बनाने कि आप कानून बना सकते हैं अधिकार दिया गया। फिर क्या हुआ, जब 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब रेगुलेट यानी नियंत्रण करना, जो 15 वर्ष के शासन की व्यवस्था की गई, उसमें क्या हुआ कि रेगुलेटिंग एक्ट बनाए गए। अब वहाँ पे जो हमने भेजा हो उनको रेगुलेट के लिए, तो जो बंगाल के गवर्नर थे उनको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जो गवर्नर था वो बंगाल का गवर्नर जनरल, और जो बम्बई और मद्रास थे उसको बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। मतलब बंगाल को सुप्रीम करके जो गवर्नर तीनों बराबर थे उसमें गवर्नर जनरल उसको बंगाल का बना दिया, और जो मुंबई और मद्रास के गवर्नर थे उन्हें बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया, ठीक। और क्या हुआ, गवर्नर जनरल की जो 4 सदस्यीय परिषद बनाई गई चीज़ में कंपनी को क्या किया गया, निजी व्यापार पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया गया। होता क्या था कि जब ये आते थे यहाँ तो कंपनी अपना व्यापार किए कि हमें प्रॉफिट हो जाएगा, कि अपना कोई माल सस्ते में बेच दें, कुछ हमें भी प्रॉफिट हो जाए, जिससे कंपनी को बड़े स्तर पे घाटा होता था। तो क्या हुआ, कंपनी ने निजी व्यापार को पूर्णतः प्रतिबंध कर दिया। उपहार और रिश्वत पर भी प्रतिबंध लगा दिया। ये यहाँ से करोड़ों का देसी राजाओं से
मुगलों से अपना भर भर ये डिमांड करते थे, कहते थे हमें रिश्वत मिली। भाई करोड़ों रुपए की रिश्वत कौन देता है? आप शोषण के माध्यम से रिश्वत ले रहे हो, व्यवस्था कर रहे हो। रिश्वत पे पूर्णतः प्रतिबंध लगाया। मुंबई और मद्रास, ये मैंने अभी आपको बताया ही ऊपर कि गवर्नर बंगाल के अधीन हो गए थे। फिर क्या आया, जब ये एक्ट आ चुका रेगुलेट का, इसके बाद एक है संशोधनात्मक संशोधन के लिए। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों में जो कमियां थी उनको दूर करने के प्रयास से आया। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए कानून की व्यवस्था की गई। बंगाल, बिहार और उड़ीसा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लिए कानून बनाना। फिर आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, BOC, जो मैंने लिखा है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन कर व्यापारिक शक्ति दी गई। देखिए यहाँ पे दो चीज़ें, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो कंट्रोल है वो नियंत्रक मंडल, जो डायरेक्टर है वो निदेशक मंडल। ठीक है, यहाँ पे व्यापारिक और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। ठीक, बोर्ड ऑफ कंट्रोल अलग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अलग कर दिए गए। पहली बार भारतीय एरिया को ब्रिटिश एरिया कहा गया। समझ रहे हैं आप? भारत का जो एरिया था उन्हें ब्रिटिश क्षेत्र कहने लगा। इनकी मानसिकता देखिए, आए हो तुम व्यापार करने, यहाँ पे कह रहे हो कि जो भारत का एरिया वो ब्रिटिश क्षेत्र कहलाएगा। इनकी मंशा देखते चलिए कैसे ये व्यवस्था दिमाग लगाते हैं यहाँ पे आके। गवर्नर जनरल की परिषद में 4 से कम करके 3 सदस्यीय कर दिया गया। समझे? जो 4 सदस्य था उससे 3 सदस्यीय कर दिया गया। फिर इन्होंने क्या किया, अगला जो इनका चार्टर एक्ट है 1793 के चार्टर एक्ट। देखिए 4 चार्टर एक्ट आते हैं, तो 1793 का चार्टर एक्ट है। उसमें क्या हुआ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्य को भारतीय राजस्व से वेतन। अब सोचिए, ब्रिटेन के लिए काम करेगा, ब्रिटेन का व्यक्ति है, भारत से उसको सैलरी दे रहे हैं, इसका मतलब ये ना भारतीय राजस्व से वेतन देने की व्यवस्था। क्यों दे रहे हो भाई? हमको इतने वो तो है नहीं तो हमारे यहाँ से आप दिए पड़े हो। मतलब इनकी मानसिकता देखिए, हम आ रहे हो व्यापार करने, हमारे राजस्व में, हमारे उद्योग में, हमारे कृषि में, हर जगह पे डिस्टर्ब कर रहे हो। अब की व्यवस्था की गई। फिर इन्होंने क्या किया, सभी कानूनों और विनियमों की व्याख्या करने का अधिकार न्यायालय को दे दिया गया कि न्यायालय इस पे व्याख्या करेगा। फिर अगला जो 1813 का चार्टर एक्ट आया, चाय और चीनी के साथ व्यापार को छोड़कर कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी ने देखा ये जिस तरीके से व्यापार कर रहे हैं पूर्ण रूप से, अन्य कंपनियां हम भेज नहीं पा रहे, ये अपना हक ज़्यादा दिखा रहे हैं, हमने इनको 15 वर्ष के लिए दिया, ये लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं, सिर्फ अपना ही फ़ायदा देख रहे हैं। तो कंपनी ने क्या किया, चाय और चीनी के साथ व्यापार छोड़कर कंपनी का एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। जो ईसाई मिशनरी थे उन्हें प्रचार की स्वतंत्रता दी गई कि आप जाइए भारत में प्रचार करिए, और भारत के क्षेत्र में शिक्षा पर 1 लाख रुपए विज्ञान और साहित्य के विषय पर खर्च करे जाएंगे। अब सोचिए इसकी क्या व्यवस्था थी। जो लॉर्ड मैकाले था उसका एक स्टेटमेंट था, उसने कहा था कि ब्रिटेन के लाइब्रेरी के एक अलमारी के रैक में रखी हुई पुस्तक इक्वल टू पूरे भारत का साहित्य, पूरे एशिया का साहित्य। मतलब ये इनकी सोच थी, अरे यार आए हो, आपके इतने बड़े, आप साहित्य आपका बहुत अच्छा है, तो हमारे साहित्य पे क्यों रिसर्च कर रहे हो। इनका मकसद ये था कि जब किसी भी देश में आप देखिए आपको शासन करना हो तो आपको वहाँ की भाषा, वहाँ पे इंटरेक्शन अच्छा होना चाहिए। तो इनका मकसद था कि हम वहाँ पे इंटरेक्शन हमारा अच्छा हो, तो ये हमारे क्षेत्रों पे अधिकार करते चलें, हमारी भाषाओं पे। इन्होंने देखिए, आप ये बताइए, सही बात है, जैसे ये आए और मुस्लिम हो के तुम यहाँ मदरसा बना रहे हो, क्या दिखाता है ये सब? हमारे साहित्यों का रिसर्च कर रहे हो, बताइए कि कई ऐसे आपको दिखेंगे, विलियम जोन्स हैं, जेम्स ऑगस्टस हिक्की हैं, कई ऐसे आए जो हमारे साहित्यों पर रिसर्च कर रहे थे। खैर उसकी भी चर्चा करेंगे अभी हम, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। फिर इन्होंने क्या किया, 1833 का जो चार्टर एक्ट है, व्यापारिक एकाधिकार पूर्ण रूप से, जो अभी तक चाय और चीन के साथ था, उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। ठीक, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, सोचिए बंगाल का, उसको पूरे भारत का बना दिया गया, सबसे सुप्रीम पावर उसके पास। और इस पे लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो पहले भारत के गवर्नर जनरल बने। इसमें भारतीयों के साथ भेदभाव को समाप्त किया गया। काउंसिल में 4 सदस्य विधि अधिकारी, 4 सदस्य विधि अधिकारी। जो विधि अधिकारी कौन थे? लॉर्ड मैकाले, बताया था ना मैंने, लॉर्ड मैकाले विधि अधिकारी के तौर पे नियुक्त किया गया था, 4 सदस्यीय।
फिर क्या हुआ, 1853 का जो चार्टर एक्ट आया। और सुनिए, जो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, इनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको मैं बताता हूँ। इन्होंने क्या किया था, सती प्रथा का अंत किया था 1829 में। 1830 में ठगी प्रथा का अंत किया कर्नल स्लीमैन के साथ मिलके। कौन? कर्नल स्लीमैन। 1833 में इन्होंने विधि आयोग का गठन किया, जिसके अध्यक्ष भी लॉर्ड मैकाले को बनाया गया। ये वही लॉर्ड मैकाले थे जिन्होंने हमारे भारतीय साहित्य पे कुठाराघात किया, जो इनके स्टेटमेंट जिस तरीके से ये बोल रहे थे। ठीक है, तो उसके बाद अगला आता है 1853 का चार्टर एक्ट। विधायिका और कार्यपालिका को अलग कर दिया गया। क्या किया गया? विधायिका और कार्यपालिका को अलग किया गया। विधायिका, ठीक, और 12 सदस्यीय विधि निर्माण कानून के लिए विधान परिषद का गठन किया गया। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे, उनकी में 24, जो उनकी संख्या 24 थी, उससे घटाकर 18 कर दी गई। ठीक, सिविल सेवा परीक्षा में प्रतियोगिता प्रारंभ की गई। सिविल सेवा का पहले मनोनयन होता था, उसमें सिविल सेवा की परीक्षा प्रतियोगिता प्रारंभ की गई। 1854 में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। क्या किया गया? 1854 में मैकाले समिति। ये जो मैकाले था, लॉर्ड मैकाले, ये अंग्रेजी शिक्षा पे बल देता था। ये कहता था कि इंग्लिश को ही प्राथमिकता दी जाए। फिर उसके बाद आता है भारत में 1858। आपको याद होगा 1800 का अधिनियम था। इसमें एक्ट ऑफ द बेटर गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या हुआ, कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। आप सोचिए, ब्रिटेन की कंपनी शासन कर रही है, तो यहाँ पे शासन समाप्त कर दिया गया। ब्रिटेन डायरेक्ट नियंत्रण रखने लगा भारत पे। देख रहे हैं आप, 1857 का विद्रोह ने इनकी जड़ें हिला दी थी कि किस तरीके से लोग विद्रोह कर रहे थे, जिसमें महारानी लक्ष्मीबाई ने झांसी का विद्रोह, बेगम हजरत महल ने लखनऊ से विद्रोह किया था, और बिहार से कुंवर सिंह ने, मतलब इनके हालत ख़राब हो गई थी कि जिस तरह से लगातार विरोध उठ रहे थे। आप देख रहे हैं, कानपुर से नाना साहब ने, और हर जगह से विद्रोह जब उठने लगे, कोई ये विद्रोह की कोई एक उपज नहीं थी। विद्रोह कैसे हो रहा था, इसमें जो है कई रीज़न थे विद्रोह के। इसमें धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक सारी चीज़ें मिली हुई थी। कोई एक दिन की उपज नहीं थी इसमें। और लगातार मैं जब पढ़ाऊँगा 1857 का विद्रोह, तो मैं बताऊँगा उसमें कि क्या क्या चीज़ें थीं। बड़ा एलिब्रेट, बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। तो चलिए बहरहाल हम आगे बात करते हैं। 1858 का भारत शासन अधिनियम, इसे एक्ट ऑफ द बेटर गवर्नमेंट के भी नाम से जानते हैं। कंपनी के शासन को समाप्त किया गया। क्या किया गया? कंपनी का जो शासन था, इसको समाप्त किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को समाप्त किया गया। ब्रिटेन डायरेक्ट नियंत्रण रखेगा भारत पे, देखिए आप। ठीक, ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति की गई। समझ रहे हैं, ये भारत का एक व्यक्ति ब्रिटिश मंत्रिमंडल, ब्रिटेन में नियुक्ति की गई। भारत परिषद का गठन किया गया और 15 सदस्य थी। इसमें 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार मनोनीत करती थी और 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल मनोनीत करते थे। समझ रहे हो आप? देखो, और भारत के जो गवर्नर जनरल थे, उन्हें भारत का वायसराय बना दिया गया। ठीक है, इस पद पे जो सबसे पहले वायसराय थे, लॉर्ड कैनिंग थे। इन्हें अंतिम भारत का गवर्नर जनरल भी कहते हैं और प्रथम वायसराय भी कहते हैं। इन्हीं के समय में आईपीसी की स्थापना हुई थी 1861 में। याद करते चाहिए, कोरिलेट करिए, आपको याद आएगा। 1856 में विधवा पुनर्विवाह एक्ट आया था। इनका जो कार्यकाल था 1856 से 1862 तक का था, लॉर्ड कैनिंग का। ठीक, इन्हीं के समय ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हुई थी। ठीक, और ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम वायसराय के रूप में भी इन्हें जाना ही जाता है। समझे? बम्बई और मद्रास में 1857 विश्वविद्यालय की भी स्थापना इन्होंने किया था। ठीक है, तो चलिए अब आगे बात करते हैं 1861 का भारत शासन अधिनियम। ठीक, भारत शासन अधिनियम 1861। इसमें कानून बनाने में भारतीयों की भागीदारी की गई। प्रांतों हेतु विधान परिषद का गठन किया गया। ठीक, प्रांतों को कानून बनाने की शक्ति दी गई। ठीक, वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति भी दे दी गई। वायसराय को देखिए कितना पावरफुल बन रहे हैं। काउंसिल में 4 सदस्य थे। एक विधि जानकार, मैकाले, ये बताया था ना मैंने, मैकाले जो भारत के साहित्य को ही क्रिटिसाइज कर रहे थे। हाँ, तो आगे चलिए इस पे बात करते हैं। 1873 का अधिनियम, ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग किया जा सकता है। अब कंफ्यूज नहीं होएगा, 1858 में क्या हुआ था?
कि उसका कंपनी का जो शासन था, कंपनी थी, कंपनी नहीं ख़त्म हुई थी, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जो कंपनी के शासन, जो कंपनी शासन कर रही थी उसको समाप्त कर दिया गया 1857 में, ठीक। और 1873 में कहा गया ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग किया जा सकता है, समझ रहे हैं आप। और 1 जनवरी 1884 को भंग भी कर दिया गया कंपनी को, ठीक। फिर हुआ क्या, 1800 परिषद का अधिनियम, भारत परिषद 1892 अधिनियम आया, जिसमें केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की 10 से बढ़ाकर 16 संख्या कर दी गई, ठीक। जो 10 संख्या थी उसको 16 कर दी गई। अंशतः संसदीय शासन प्रणाली की शुरुआत, अंशतः मतलब समझ रहे हैं, संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है, स्वतंत्र न्यायपालिका, सर्वोच्च संविधान, समझ रहे हैं आप। तो ये सारी व्यवस्थाएं, अंशतः संसदीय शासन प्रणाली की शुरुआत की गई। भारतीय सदस्यों को प्रश्न पूछने का और बहस का भी अधिकार दिया गया। क्या किया गया, भारतीय जो सदस्य थे उन्हें प्रश्न पूछने और उस पर बहस का भी अधिकार दिया गया, ठीक। फिर उसके बाद जो भारत शासन अधिनियम 1909 का भारत शासन अधिनियम आया, उसमें मार्ले मिंटो सुधार हुआ। मार्ले क्या थे, भारत सचिव, और मिंटो क्या थे, वायसराय, ठीक। इसमें क्या किया गया, केंद्रीय काउंसिल जो थी उसमें 16 से बढ़ाकर 60 सदस्य, क्या किए गए, 16 से बढ़ाकर 60 सदस्य किए गए। और पहली बार भारत की जो भारत के सदस्य थे उनकी नियुक्ति वायसराय परिषद में की गई। इसमें जो सत्येंद्र सिन्हा जी थे वो थे, शामिल हुए थे भारत की तरफ से। और इन्होंने किया पृथक निर्वाचक मंडल। आपको याद है 26 सितंबर 1932 गांधी पूना पैक्ट, गांधी जी ने पृथक निर्वाचन के खिलाफ थे, लगातार चल रहे थे, याद है। उन्होंने कहा था यदि आप, पृथक निर्वाचक मंडल था क्या, यदि मुस्लिम खड़ा होगा, मुस्लिम ही चुनेगा, मुस्लिम ही नेता बनेगा। जैसे ये 1909 का था, आगे चल के और मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या था, इसी तरह चल रहा था। फिर इन्होंने क्या किया, तो इसके लगातार पृथक निर्वाचक मंडल आ गया। फिर 1919 में भारत शासन अधिनियम आया। इसमें क्या हुआ, प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली लागू हो गई, केंद्र भी शासन, राज्य का भी शासन, ठीक है। फिर क्या किया, जो उसमें मुस्लिमों पर केवल निर्वाचन था, इसमें क्या किया गया, सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन को भी पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया गया। अब आप सोचिए क्या स्थिति, अगर ये पैक्ट नहीं किए होते गांधी जी अम्बेडकर साहब के साथ, तो आज भारत जिस एकता में बंधा हुआ है वो नहीं हो पाती। क्योंकि सब पृथक निर्वाचक मंडल में, जैसे सिख खड़ा हो, सिख वोट दे, सिख ही नेता बने, एंग्लो इंडियन खड़ा हो, एंग्लो इंडियन चुने जाए, एंग्लो इंडियन ही नेता बने, ईसाई खड़े हों, ईसाई चुने, ईसाई नेता बने। तो आप सोचिए, हर वर्ग के अपना नेता हो, हर वर्ग एक दूसरे से कोई मतलब ही ना हो, तो कहाँ से एकता आपको दिखती। तो गांधी जी ने क्या कहा था उस पैक्ट में, आपको शायद ना हो, लेकिन यहाँ पे आए इसलिए मैं बता रहा हूँ। कहा था कि आप सीटें बढ़ा लो, अम्बेडकर साहब आप सीटें बढ़ा लो, लेकिन अगर आप इस तरीके से कर दोगे तो लोग एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, जाति के आधार पर लोगों में फूट डल जाएगा, मतलब स्थिति होगी, धर्म के नाम पे एक दूसरे को मार काट होगी, अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए, बहुमत पाने के लिए। तो आप ऐसा करिए, इस चीज़ को आप सीटें बढ़ा लो, लेकिन आप अगर ऐसा करोगे तो बड़ी दिक्कतें आ जाएंगी। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, जब इतना कहा तो फिर उसके बाद अम्बेडकर साहब मान गए, और फिर 26 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था, जो आप सबको पता है। खैर आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे 1919 भारत शासन अधिनियम के तहत यूपीएससी के गठन हुआ। गठन 1926 में था, लेकिन एक विचार आ गया कि अब आपको गठन करना है। राज्यों के बजट से केंद्र के बजट को अलग कर दिया गया। पूरे भारत का एक बजट होता था, अब अलग कर दिया गया, ठीक है। द्वैध शासन के जनक लियोनस कार्टेस, इनको द्वैध शासन का जनक माना जाता है, द्वैध शासन, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या आता है, भारत में भारत शासन अधिनियम 1935, एक तरह से इसे संविधान का पूरक भी कहा जाता है। केंद्र में द्वैध शासन प्रारंभ कर राज्यों से द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। संघीय अदालत की स्थापना की गई, ठीक है, 1 अक्टूबर 1937 से। और भारत परिषद, जो भी मैं पढ़ा रहा था ऊपर, भारत परिषद नियम, ये भारत परिषद को अंत कर दिया गया। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। केंद्र और राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन यानी विकेंद्रीकरण, जो एक शासन होता था, आपको याद होगा कि पूरा सत्ता सिर्फ एक में हो,
तो यहाँ पे राज्यों के शासन में विकेंद्रीकरण कर दिया गया। फिर उसके बाद आता है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। संवैधानिक प्रमुख मंत्रिपरिषद की सहायता व सलाह पर कार्य करेगा। ठीक। भारत पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति 4 जुलाई 1947 को संसद में पेश किया। सोचिए जल्दी कितनी है स्वतंत्रता की, क्योंकि ये पता है ना 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इनको ये समझ में आ गया था कि हमारी स्थिति, अगर उस समय इन लोग एक होके लड़े होते तो हम उसी समय चले गए होते। तो इन्होंने क्या किया, देखिए 1857 का विद्रोह हुआ था और 1850 में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे लाल डफरिन के दिमाग की उपज कहा जाता है, उसकी स्थापना की थी कि यदि कोई भविष्य में ऐसा विद्रोह हो तो हम सीधा इनके ऊपर डाल देंगे। इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनाया गया। इसलिए नहीं बनाया गया था कि हमें एक मंच मिल जाए, हम स्वतंत्रता के लिए खड़े हों। आप समझिए इनको कि जिस तरीके से ये आए और जिस तरीके से हमारे यहाँ शासन प्रशासन पूरा डिस्टर्ब किया इन्होंने, आप सोचिए लोग किस तरीके से हमारे ग्रंथों को, हमारे मतलब कृषक वर्ग को सामाजिक आर्थिक रूप से लगातार नुकसान पहुंचाया जिन्होंने किया। लेकिन फ़िलहाल इनको ये समझ में आने लगा था कि अब हम बहुत दिन के यहाँ मेहमान नहीं हैं, तो फ़िलहाल इन्होंने क्या किया, जल्दी इनकी देखिए। उसके बाद आए लॉर्ड माउंटबेटन, जिनको कहा जाता है कि ये जो है भारत में 1947 से 1948, बहुत लंबा टाइम नहीं था इनका, आए लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, भारत के वायसराय थे ये लॉर्ड माउंटबेटन। जब आए तो ये इन्होंने 3 जून 1947 को जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम रखा। ठीक है, पेश किया। 4 जुलाई बनाया और 4 जुलाई 1947 को, मतलब जून में बनाया, 4 जुलाई 1947 को पेश किया और 18 जुलाई 1947 को इसकी स्वीकृति मिल गई। ठीक है, स्वीकृति मिल गई। और इसी के साथ ही भारत और पाकिस्तान, 2 संप्रभु राज्य, 15 अगस्त 1947 को अलग हो गए। अलग करके 2 संप्रभु राज्य, संप्रभु का मतलब हम संप्रभु, हमारे ऊपर अब कोई सत्ता नहीं है। संप्रभु मतलब कोई सत्ता नहीं, हम स्वतंत्र हैं, हमारे निर्णय हमारे होंगे, हम ऐसा नहीं कोई हमारे ऊपर सत्ता शासन कर रही है। आपको याद है 1858 में ब्रिटेन का डायरेक्ट शासन हो गया था भारत पे। तो भारत को एक तरह से संप्रभु करके, और ये लॉर्ड माउंटबेटन साहब, इन लोग फिर आज़ाद दिला के चले गए और भारत एक स्वतंत्र राज्य के तौर पे, स्वतंत्र देश के तौर पे उभरा। और आप देखिए आज जिस तरीके से भारत ग्रो कर रहा है लगातार। तो ये रहा आपका टॉपिक, और आप इसको एक बार पढ़िएगा, जहाँ पे आपको दिक्कत हो आप हमें बताइएगा इसमें। और लगातार इस चीज़ों को देखिए, आपको मैं पूरा बता रहा हूँ, आप लाइन से एक बार इसको पढ़िए। बहुत अच्छे से मैंने इसको समराइज़ किया है। और यदि आपको कोई दिक्कत किसी भी टॉपिक, किसी भी उसमें हो, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। इसकी PDF के लिए आप हमें हमारे डिस्क्रिप्शन पे कॉल या मैसेज करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। और आपको कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी किसी भी टॉपिक में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको आप पढ़िएगा। इसकी जो इम्पोर्टेंस मैंने बताया है बहुत शॉर्ट्स में ही, मतलब जैसे इम्पॉर्टेंट ही। और हर एग्ज़ाम में, यहाँ तक कि SSC, कोई ऐसा ये चैनल नहीं कि सिर्फ UPSC, आपको SSC के भी, मतलब जैसे हर तरीके एग्ज़ाम का स्तर बढ़ रहा है, तो आपको लगातार सबको ले के चलना है। SSC के भी जैसे एग्ज़ाम बढ़ेगा तो इसी से पूछेगा ना, आप खुद बताइए। SSC हैं, बैंक हैं, रेलवे हैं, या ARO हैं, जैसे जब सारी कंटेंट, जब एग्ज़ाम का लेवल बढ़ेगा तो इसी से तो पूछेगा। तो इसीलिए आप इसको कवर करिए और आप बढ़िया से पढ़ते चलिए। देखिए आज हमने इस टॉपिक को भी कवर कर लिया। कल हम शुरू करेंगे संविधान सभा। आपको पता हो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन भारतीय संविधान सभा को बनने में लगे, और उसमें क्या क्या किसका योगदान है, कौन कौन समितियां बनी, ड्राफ्टिंग कमेटी कैसे बनी, संविधान का कार्यकाल कैसे रहा, सारी चीज़ों को हम बताएंगे और आप उसको भी पढ़ते चलिए। और मेरा विश्वास है जिस दिन ये संविधान पूरा होगा, आपको बहुत अच्छे से, आपको जब पढ़ के उठेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत बड़ा एक टॉपिक आपका कवर हो गया। ठीक है, तो चलिए फिर अब अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और हमेशा प्रसन्न होकर पढ़ते रहिए।
चलिए फिर चलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय।